रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वासु खसाना हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। राघवेंद्र, आपके पास सबसे पहले आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं उत्तर प्रदेश से? राघवेंद्र। बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज यूपी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। और जो राष्ट्रप्रेरणा स्थल अभी नया वाला बना है, वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ आने वाले हैं। 12 बजे वो यहाँ पहुँचेंगे। 1.5 घंटे का कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, जिनका कार्यक्रम पहले बाहर रखा गया था कि एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में रहेंगे और केशव प्रसाद मौर्य अहमदाबाद में रहेंगे, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल की उपस्थिति यहाँ रहेगी और तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं वो जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी यूपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा गया है और हर जिले में जो भी किसी विशेष क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश की हस्तियां हैं, चाहे खेल की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में या समाज सेवा की दुनिया में, वो उनको सम्मानित करने का काम योगी सरकार द्वारा किया जाएगा। तमाम के मिनिस्टर वहाँ जिलों में रहेंगे, वो सम्मानित करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, अमित शाह द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद से अमित शाह का कार्यक्रम चेंज किया गया है। वो भाजपा दफ्तर आएंगे, जहां पे वो संगठनात्मक बैठक लेंगे। उसके बाद यहाँ की योगी सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठक होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यूपी स्थापना दिवस कार्यक्रम के बहाने ही जो आने वाला विधानसभा का 2027 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारियों को करते हुए, उसकी नब्ज को टटोलते हुए भी दिखाई देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह से प्रयागराज में स्वामी अवधूतचंद्रानंद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार एक दूसरे की तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है। जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी का बयान आने के बाद से फिर स्वामी का बयान आया है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नंदी पे भी हमला बोला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष भी इस मामले को भुनाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर स्वामी अवधूतचंद्रानंद के बहाने हमलावर हैं। वहीं जिस तरह से बसंत पंचमी का स्नान था, करोड़ों की तादाद में माघ मेले में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसको देखकर कहा जा सकता है कि योगी सरकार की जो मंशा है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धर्म अध्यात्म की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए, उसमें ये सरकार काफ़ी हद तक सफल हो रही है। वहीं हम केजीएमयू धर्मांतरण की बात कर लें तो केजीएमयू में डॉक्टर रमेश की गिरफ्तारी के बाद से एक के बाद एक जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार के तरफ से निर्णय लिया गया कि केजीएमयू प्रांगण में जितने भी अवैध मजारे हैं वो धर्मांतरण का केंद्र मानते हुए उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और अन्य जो मजार हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। अब जो भी केजीएमयू के प्रांगण में उस परिक्षेत्र में जितने भी मजार हैं उनको तोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं हम कोविड का सिरप की बात करें, ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, आपके पास आऊंगी। वासु, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं वासु आज गाजियाबाद से? गाजियाबाद की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए गाजियाबाद में मंत्री नरेंद्र कश्यप आज तमाम जो बीजेपी के विधायक या सांसद है मौके पे मौजूद रहेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया जो कि 12:30 बजे चालू होगा। सोनिया, मौसम के हवाले से बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का सुहावना मौसम आज देखने को मिला। हालांकि हमने कल ही बता दिया था कि जिस तरीके से बारिश का प्रकोप देखने को मिला, कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट होगी और तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस कमी हुई है, क्योंकि लगातार कई एक महीने से जो तापमान था वो 8 डिग्री या 9 डिग्री न्यूनतम मापा गया था। लेकिन अगर देर रात की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान गाजियाबाद का देखने को मिला है। हालांकि जिस तरीके से सुबह से धूप निकली उसके बाद आप तस्वीरें भी देख सकती है पीछे की खिलखिलाती धूप अब लोगों को पसंद आ रही है और जो लोग हैं वो सड़कों पे भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कल 7 से 8 घंटा बारिश देखने को मिली, हालांकि सुबह 5 घंटे बारिश पड़ी लेकिन उसके बाद शाम को भी बारिश हुई, जिसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। देर रात ठंडी हवा चली और ठंड का भारी प्रकोप गाजियाबाद में दिख रहा है। सोनिया, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से कल बारिश हुई,
वहीं उसी से कहीं ना कहीं जो एक्यूआई लेवल है वो कम देखने को मिला। ये एक राहत की बात ही रही दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार जो प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन जिस तरीके से कल बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से निजात इस बारिश ने लोगों को दिलाई है। सोनिया, ठीक है, वासु आपके पास लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं ईशा आज पंजाब और हरियाणा से? फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद इलाके में जो रेलवे लाइन है वहां पर बीती रात देर रात धमाका हुआ है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि धमाका बहुत जोरदार था और फिलहाल ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है वो आरडीएक्स के तहत हमला किया गया हो। और जिस तरीके से जो रेलवे लाइन है वो मालगाड़ी के लिए बनाई गई थी और मालगाड़ी ही वहां से जिस तरीके से रवाना हो रही थी, तो वहां जैसे ही मालगाड़ी रवाना हुई जोरदार धमाका हुआ और मालगाड़ी का जो चालक है वो इस वक्त घायल बताया जा रहा है। उसका उपचार इस वक्त पुलिस की तरफ कहना है कि पंजाब कि यहाँ पर सवाल ये कि पंजाब को भी करके फायदा क्यों मिलेगा। और 26 जनवरी भी देखिए नजदीक है और ऐसे में पंजाब को सबसे संवेदनशील माना जाता है, इसलिए क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, जो सबसे ज्यादा एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है, वो माना जा रहा है कि ये जो बीती रात घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर पुलिस हर एंगल से इसकी जांच करेगी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। इसके बाद अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब आने वाले हैं। पंजाब का उनका दौरा रहेगा। एक रैली यहाँ पर किसानों को लेकर बीजेपी आयोजित करने जा रही है, किसान मजदूर रैली इसका नया है और मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शिरकत करेंगे और कई बड़ी घोषणाएं किसानों को लेकर कर सकते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के किसान काफी लंबे समय से जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ नाराज चल रहे थे, 2021 में हमने देखा कि कृषि संबंधी कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन छिड़ा था वो पंजाब की धरती से ही शुरू हुआ था और दिल्ली में जो आंदोलनकारी है वो बैठे थे और कृषि संबंधी कानूनों को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। और ऐसे में बीजेपी अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है, तो बीजेपी चाहती है कि किसानी जो एक बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, उसका जो है खामियाजा बीजेपी को ना उठाना पड़े पंजाब में। इस वजह से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो पहुंच रहे हैं और किसानों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं वो कर सकते हैं। और इसके बाद एक बड़ी रैली महिलाओं को लेकर और दलितों को लेकर भी बीजेपी करने वाली है और दलितों को लेकर जो रैली होगी वो जालंधर या फगवाड़ा में की जाएगी। इसमें अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहुंच सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं नितिन नवीन, उनका कार्यक्रम भी यहाँ पर बनाने का सिलसिला जारी है कि कब कौन से कार्यक्रम के लिए उन्हें बुलाया जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कोशिश की जा रही है समय लेने की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से 22 फरवरी को पहुंचेंगे उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जोरों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें, आज दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय में चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है सुखबीर सिंह बादल, उनकी तरफ से यहाँ पर जितने भी जिला प्रधान है उनकी एक बैठक बुलाई गई है जिसमें आगामी चुनाव को लेकर देखिए रणनीति तैयार की जाएगी। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपना पहला उम्मीदवार मजीठा से घोषित कर दिया गया है। मजीठा परंपरागत सीट श्रोमणी अकाली दल की यहाँ पर मानी जाती है और मजीठा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर विक्रम सिंह मजीठिया की धर्मपत्नी इस वक्त चुनाव मैदान में है। विक्रम सिंह मजीठिया की बात करें वो इस वक्त जेल में बंद है और उन पे आरोप है कि ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से उनके गंभीर आरोप लगे थे और इसी के चलते वो जेल में इस वक्त बंद है और ऐसे में कई आरोप उन पर लगे हैं। और सबसे हॉट सीट देखिए मजीठा मानी जाती है और यहाँ पर अब देखना है कि सुखबीर सिंह बादल क्या विक्रम सिंह मजीठिया की धर्मपत्नी को ही यहाँ से चुनाव मैदान में उतारते हैं या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आला कमान ने दो टूक शब्दों में जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं उनको ये हिदायत दी है कि जो आपसी जो मतभेद भी है उसको लेकर आप मीडिया के समक्ष नहीं जाए, अगर जाते हैं तो आप पर जो पार्टी है वो कार्रवाई कर सकती है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर फिलहाल ये तो कहा जा रहा है कि वो प्रधान बने रहेंगे, लेकिन उससे भी अब जो बातें निकलकर सामने आई है उससे
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से फिलहाल जो आला कमान है वो भी खुश नहीं चल रहा है, क्योंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जो है मतभेद सामने आया है। पार्टी फॉर्म में चरणजीत सिंह चन्नी ने एक अपनी आवाज उठाई थी दलितों को लेकर, और दलितों के एससी डिपार्टमेंट की वो मीटिंग थी। उनका कहना है कि मैं पार्टी के समक्ष ये आवाज उठाऊंगा कि पंजाब में संगठन में दलितों को बड़ी पोस्ट नहीं दी गई है, और इसको लेकर लगातार हमलावर थे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। दो तीन शब्दों में दोनों ही नेताओं को आला कमान ने कह दिया है कि अगर ऐसा आप लोग आपसी मतभेद के साथ चलेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो पंजाब में जो गतिविधियां हैं वो अपने चरम पर हैं। दूसरी तरफ अगर हम 26 तारीख की बात करें तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। चंडीगढ़ में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जो रिहर्सल है वो जारी है। और ऐसे में उससे पहले जो पंजाब में ये घटना देखने को मिली है फतेहगढ़ साहिब में, जिस तरीके से एक धमाका हुआ है, फिलहाल ये सामने नहीं आया है कि ये आरडीएक्स से हुआ है या फिर ये मामूली कोई धमाका था। लेकिन देखिए इसमें चालक जो है काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है। फिलहाल छानबीन की जा रही है, लेकिन इस घटनाक्रम को देखकर पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ को भी अलर्ट में रखा गया है। तो ये तमाम जो खबरें हैं इन पर फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है। ठीक है ईशा, आपके पास लौटूंगी। अजहर हुसैन हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं अजहर आज जम्मू कश्मीर से? हुई थी जिसको देखे जो स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। हालांकि खुशक-साली के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके बाद में जो काफी सारे इलाकों में जो है काफी जो है भीषण बर्फबारी हुई, और जिसके नतीजे में फिर प्रशासन की ओर से उन इलाकों में जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार जो है चल रहा है। पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के नूराबाद इलाके में भी तकरीबन 1 मीटर तक जो बर्फबारी है वो रिकॉर्ड की गई, और उसके बाद गाड़ियां रवाना हुई उन इलाकों की ओर, और उन्होंने रातों रात जो है उन रास्ता सड़कों से जो है बर्फ हटाने का काम शुरू किया। लेकिन अगर हम बिजली व्यवस्था की बात करें, जिस तरीके हम कल भी बात कर रहे थे, तकरीबन 80% जो बिजली का जो सेटअप था वो डैमेज हो गया था। लेकिन बर वक्त कार्रवाई यानी प्रशासन की ओर से इसके ऊपर भी कार्रवाई की गई, और लेट आवर्स तक जो है तकरीबन 90% जो बिजली है वो रेस्टोर की गई है। तकरीबन हर एक इलाके में अभी बिजली रेस्टोर हुई है, लेकिन अभी भी जो सड़कों पे जो फिसलन है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी तक जो सड़कों पे जो बर्फ है वो जमी हुई है, जिसको लेके जो यहाँ पे गाड़ियों यानी वाहन चालकों को चलने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये मेन रोड है जो अनंतनाग और कुलगाम को आपस में जोड़ती है, तो काफी रश रहता है, लेकिन यहाँ पे भी आवाजाही आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बर्फबारी का जो सिलसिला है वो हालांकि थम गया है, लेकिन उसके बाद में आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। ये आप एक तरफ से एक मनमोहक जो हम दृश्य दिखाने की यहाँ पे दर्शकों की कोशिश करना चाहते हैं कि सुबह से ही जो दर्शकों के जो मनमोहक वाली जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पे दिख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो नज़ारे हैं। सुबह सुबह जब हमने देखा कि यहाँ पे हालांकि लेट आवर्स तक भी यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, लेकिन दूसरी जानिब से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि लेट आवर्स तक जो है मौसम अभी साफ रहेगा। अलबत्ता 26 और 27 जनवरी को फिर से यहाँ पे भीषण बर्फबारी हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि बीते रात बीते दिन भी बीमारों को वहां से रेस्क्यू किया गया और उनको स्थानीय यानी हॉस्पिटल पहुंचाया, और इस तरीके से ठीक है अजहर, आपके पास लौटूंगी। देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर फिलहाल बर्फबारी रुक गई है, लेकिन जो आम नागरिक वहां पर पहुंच रहे हैं, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, वो खुश हैं, क्योंकि लंबे समय बाद जो इंतजार वो कर रहे थे वो आखिर उनका इंतजार खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आया। राघवेंद्र आपके पास आते हैं। राघवेंद्र, अमित शाह आज वहां पर पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए और कितने दिन का उनका ये दौरा रहने वाला है यूपी का? बिल्कुल, अमित शाह का प्रोग्राम आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे है, जहां यूपी स्थापना दिवस में वो शामिल होंगे। उसके बाद वो प्रदेश भाजपा मुख्यालय आएंगे, जहां संगठनात्मक बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं योगी सरकार के, उनके साथ बैठकें करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में संगठन को, पार्टी को, सरकार को कैसे कहाँ मजबूती देनी है, कहाँ पे कैबिनेट विस्तार में किन लोगों को तरजीह देनी है, इसको लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और उसकी तैयारियों की झलक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो कैबिनेट
जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। लगभग 4 से 4.5 घंटे वो लखनऊ में रहेंगे, उसके बाद वो दिल्ली वापस चले जाएंगे। अगर सुरक्षा की बात कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखी गई है। वैसे भी चूंकि गणतंत्र दिवस का परेड होना है, यहाँ पे लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था को वैसे ही चाक चौबंद रखी गई है, लेकिन आज के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भी हर जगह चौराहों पे पुलिस फोर्स तैनात है, दिखाई दे रही है। पुलिस अपनी गश्त करती हुई नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि कार्यक्रम के मद्देनजर अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो वैसे भी चूँकि एक बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, तो लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही चाक चौबंद रहती है, लेकिन आज विशेष बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र, लौटूंगे आपके पास। वासु, देखिए वासु, 26 जनवरी नजदीक है, उसको लेकर गाजियाबाद में सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, 26 जनवरी को लेकर लगातार जो गाजियाबाद के और दिल्ली के बीच जो सीमा क्षेत्र है उन पर लगातार पुलिस मुस्तैद देख रही है और लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। लेकिन सोनिया, उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि जो पंचायती चुनाव अप्रैल और मई में होने वाले थे वो उन्हें पीछे हटा दिया जा सकता है। क्योंकि कारण ये है क्योंकि जो भारत के जनगणना आयुक्त है उन्होंने 22 तारीख से 16वीं जो जनगणना होनी है भारत में 16वीं बार की, उसका काम कल से ही शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसका काम किया जाएगा। जिसके देखते हुए जो जनगणना का कार्य है, तमाम जिलों के एसडीएम, तहसीलदार, नगर आयुक्त ये इस जनगणना का कार्य करेंगे। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो पंचायती चुनाव है उन्हें पीछे हटा सकती है। सोनिया, ठीक है। ईशा, आपके पास आते हुए, ईशा देखिए, जैसा कि मैंने पूछा, वासु से 26 जनवरी नजदीक है और जो संवेदनशील इलाके हैं बॉर्डर के पास जो पड़ते हैं पंजाब में, वहां पर लगातार घटनाएं देखने को मिलती है। कभी ड्रोन वहां पर पहुंच जाते हैं तो कभी आरडीएक्स वहां पर से बरामद होता है। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उन बॉर्डर एरियाज पर? अगर पंजाब की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की भारत पंजाब की लगती है और ऐसे में पंजाब को यही वजह है कि सबसे संवेदनशील माना जाता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के माध्यम से हथियार यहाँ पर भेजे जा रहे हैं ताकि जो देश में जो है आतंकवादी गतिविधियों को तेज किया जा सके और देश को अस्थिर किया जा सके। लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए हाई अलर्ट पर पंजाब को रखा गया है। और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि समय जो है वो बताया जा रहा है करीब रात 10 बजे का, जब फतेहगढ़ साहिब में इस तरीके की घटना हुई कि एक बहुत बड़ा धमाका रेलवे लाइन में सुनने को मिला। और फिलहाल पुलिस जो है इसकी तफ्तीश कर रही है। फिलहाल इसे बताया जा रहा है कि हो सकता है आरडीएक्स से हमला किया गया हो। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, उनको भी थ्रेट यहाँ पर मिली गई है कि अगर वो झंडा फहराते हैं 26 तारीख को तो जो है अनहोनी होगी, उनके साथ कुछ बड़ा जो है घटनाक्रम किया जाएगा। इस तरीके के जो धमकियां हैं वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन एक जो मुहिम है यहाँ पर पंजाब पुलिस ने चलाई है वार गैंगस्टर के ऊपर, और गैंगस्टर को लेकर लगातार जो मुहिम चल रही है यहाँ पर पंजाब सरकार के अधीन पुलिस की, तो उसके तहत जो नामी गैंगस्टर हैं उनको पकड़ने का सिलसिला जारी है। और पंजाब पुलिस का ये कहना है, खासतौर से डीजीपी की अगर बात करें गौरव यादव की, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो गैंगस्टर हैं उन्हें जो आतंकवादी है उनको जो है फंडिंग कर रहे हैं गैंगस्टर को, ताकि खासतौर से पंजाब की बात करें तो यहाँ पर अस्थिरता फैलाई जा सके, पंजाब में अशांति हो। और 2027 में देखिए विधानसभा चुनाव भी पंजाब में होने हैं, उससे पहले इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां, इनको जो है तेज करने की कोशिश चाहे आईएसआई हो या फिर बब्बर खालसा हो, उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन 26 जनवरी को लेकर यहाँ पर हाई अलर्ट में पंजाब के साथ साथ पूरे देश को रखा गया है और लगातार छानबीन भी की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घटित ना हो। और लेकिन जो बीती रात फतेहगढ़ साहिब में घटना देखने को मिली है, इससे पुलिस एक बार फिर से सतर्क हो चुकी है। जी ठीक है ईशा, जो रात आप कह रहे हैं कि फतेहगढ़ में वहां पर फतेहगढ़ साहिब में घटना हुई है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि बब्बर के जो
आतंकी हैं, वो 4 युवकों को पकड़ा गया है। वो कौन थे? क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? क्या साफ हो पाया है कि ये आखिर कब से इस तरीके की साजिश रच रहे थे, या फिर किससे इनका कनेक्शन था? इस तरीके का कोई जो भी सबूत मिले हैं अभी तक इनको लेकर? फिलहाल पुलिस की तरफ से मीडिया में कोई जानकारी जो है या पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो खुलकर यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो धमाका भी हुआ है ये बहुत ज्यादा जोर का धमाका था और इस तरीके से माना जा रहा है कि हो सकता है इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया हो। फिलहाल पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है क्योंकि 26 तारीख भी नजदीक है और ऐसे में 26 तारीख के मद्देनजर पूरी छानबीन यहाँ पर की जा रही है और जिस तरीके से गैंगस्टरों के खात्मे के लिए एक मुहिम यहाँ पर चलाई गई है पंजाब पुलिस की तरफ से, उसको लेकर भी यहाँ पर गैंगस्टर की धरपकड़ जारी है और ऐसे में माना जा रहा है कि कई जो गैंगस्टर हैं उनके आतंकियों के साथ कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो है पुलिस का भी इंतजार है कि जो आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि उनसे तरफ से की जाएगी, फिलहाल उसका इंतजार किया जाए। ठीक है ईशा। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए। राघवेंद्र, देखिए इस साल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सीतापुर से महारैली की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस। बिल्कुल सोनिया, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है कि जो मनरेगा का नाम बदला गया है, विकसित भारत जी राम जी किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस जानती भी है कि मनरेगा उसकी सफलताओं की एक ऐसी योजना थी जो ग्रामीण मजदूरों को सीधे कनेक्ट करते थे। अब नाम बदलने के बाद से जब कांग्रेस का अस्तित्व उस कार्यक्रम में नहीं दिखेगा तो कांग्रेस के लिए एक चुनौती है पूरे देश में इससे निपटने के लिए, और इसीलिए कांग्रेस मनरेगा के नाम को जिंदा रखना चाहती है और उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में भी लगातार उसका आंदोलन चल रहा है और उसके लिए तमाम रैलियों का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नेताओं की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और तरह तरह की रैलियां निकाली जा रही हैं ताकि मनरेगा कांग्रेस ये बताने में सफल रहे कि ये मनरेगा हमारी जो योजना है, सिर्फ इसका नाम बदला गया है, ये योजना हमारी है। क्योंकि कांग्रेस को अपने खोए जनाधार को अगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त करना है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव स्तर पे उसके कार्यकर्ताओं को पहुंचना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो जनता से सीधे कनेक्ट हो सकें। अगर जनता की समस्याओं को आप उठाते हैं रैलियों के माध्यम से या तमाम सम्मेलनों के माध्यम से तो जरूर जनता थोड़ी बहुत अट्रैक्ट होती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को पाने में कितना उत्तर प्रदेश में सफल होती है, क्योंकि जो एक काडर होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास दिखाई नहीं देता। यही बूथ लेवल पे जो तैयारियां होती थी, बूथ लेवल पे उसके कार्यकर्ताओं की संख्या नजर नहीं आती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत हैं। हालांकि उन्हीं चुनौतियों से पार पाने का एक प्रयास मनरेगा के माध्यम से ही, इन रैलियों के माध्यम से कांग्रेस उसे पूरा करना चाहती है। अब समय बताएगा कि वो कितनी सफल होती है, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जो लगातार 9 साल से सत्ता में, हर पार्टी अपने अपने बिंदुओं को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं और जनता के विश्वास को जीतना चाहते हैं। अब 2027 के चुनाव के बाद पता चलेगा कि आखिर जनता किसकी तरफ जाती है, किसके बातों पर भरोसा करती है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को पाने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन राघवेंद्र, कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि खोया हुआ जनाधार पाने की पूरी कोशिश में जुटी है, लेकिन गठबंधन भी अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। सपा या फिर बसपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, इस तरीके के बयान उनके लगातार सामने आते रहे। हालांकि वो देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर वो क्या फैसला लेती है, लेकिन जो बड़ी चुनौती है वो क्या रहने वाली है कांग्रेस के सामने? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नेताओं के, इन पार्टियों का जो अपना वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी अपने को बहुत बड़ा पार्टी मानती है उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस के डिमांड को पूरा नहीं करना चाहती है। वहीं कांग्रेस अपने को एक बहुत बड़ी और सबसे बड़ी पुरानी पार्टी मानती है, ऐसे में वो सपा के साथ बहुत समझौता नहीं करना चाहती है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी जो लगातार 3 बार सत्ता में रही है, वो अकेले अपने
दम पे जनाधार को वापस पाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सारे बेड़ियों को तोड़ते हुए लाभार्थियों का एक खास वोट बैंक तैयार किया था, जिसमें ओबीसी, एससी, सामान्य वर्ग, हर वर्ग के जिसमें थे, माइनॉरिटी के भी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने का काम तमाम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया। अब इंडिया गठबंधन के सामने यही चुनौती होगी, जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस आधार पे होगा, क्योंकि कांग्रेस भी अकेले दम पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता सुप्रीमो मायावती 4 बार ऐलान कर चुके हैं कि बसपा अकेले चुनावी मैदान में जाएगी। अगर ये पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरती हैं और गठबंधन नहीं होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इसको बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अगर ये गठबंधन टूट जाए, उत्तर प्रदेश में मजबूत गठबंधन न बनने पाए, तो उसको बताने में भी आसानी रहेगी कि हमने एक के बाद एक किस तरह से बिहार में हराया, किस तरह महाराष्ट्र में हराया, किस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में हराया, और बंगाल में किस तरह हराएंगे या उत्तर प्रदेश में कैसे हराएंगे, इसको बताने में भारतीय जनता पार्टी सफल रहेगी। और बीजेपी भी यही प्रयास कर रही है कि इन पार्टियों का गठबंधन न हो। इसलिए बीजेपी के तमाम नेता बार बार सवाल भी करते हैं कि क्या आप राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं कि नहीं, या उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाए। चुनाव के पहले ये बताना कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा ये है, गठबंधन की पार्टियों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पहले ही अपना पलड़ा साफ कर चुकी है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, सपा बसपा भी अलग होती हुई नजर आ रही है। इसी से पता चलता है कि कितनी मजबूत बीजेपी आगे जाकर हो सकती है, और विश्वास जो लोगों का है वो अब इंडिया गठबंधन से टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल